हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। एचसीएस प्रीलिम्स को लेकर जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सातवाहनों ने, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है कुषाण या ऑप्शन डी पार्थियन। तो बताइए शाबाश, किसके द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो भारत में अगर सोने के सिक्के चलाने की हम बात करें तो ये चलाए गए थे हिंद यवनों के द्वारा चलाए गए थे। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि नियमित रूप से किसके द्वारा चलाए गए थे? तो नियमित रूप से किसके द्वारा चलाए गए थे? कुषाणों के द्वारा सोने और तांबे के सिक्के। किसके? सोने और तांबे के सिक्के नियमित रूप से चलाए गए थे। किसके द्वारा चलाए गए थे? कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में जो प्राचीन भारत है उसमें नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सोने और तांबे दोनों के ही कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन हुआ है? किसके सिक्के थे जिस पर महात्मा बुद्ध का अंकन हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है नहपान, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है बुद्धगुप्त या ऑप्शन डी विम कड़फिसेस। किसके सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के सिक्के जो थे। कनिष्क एक कुषाण शासक था, कुषाण वंश का शासक था। और इसके टाइम में ही कौन सी? गंधार और मथुरा कला। कुषाणों के समय में ही गंधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ था कुषाणों के टाइम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसकी जानकारी हमें कौन से लेख से मिलती है? तो ऑप्शन ए है सारनाथ का लेख, ऑप्शन बी है बेसनगर लेख, ऑप्शन सी है अयोध्या लेख या ऑप्शन डी है हाथी गुफा लेख। कहां से इसकी जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक। शुंग वंश का संस्थापक था और इसने मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक ये था बृहद्रथ। और इसी की हत्या करके किसने की थी? इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि मौर्य साम्राज्य में एक सेनापति हुआ करता था। और इसने बृहद्रथ की हत्या करके खुद को राजा घोषित कर दिया था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है अयोध्या लेख से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अयोध्या लेख से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और ये शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसका ये सेनापति था, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में 4 जो है वर्ण हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे? पहला आपका हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा आपका हो जाएगा क्षत्रिय, तीसरा आपका हो जाएगा वैश्य और चौथा हो जाएगा शूद्र। तो हिंदू धर्म के अंदर
जो समाज था इन 4 वर्णों में बंटा हुआ था। बाद में क्या था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है धीरे धीरे थोड़ी समाप्त होने लगी, लेकिन जो कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने इस व्यवस्था को फिर से बनाए रखा। तो इसीलिए इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। इसने इस व्यवस्था को बनाए रखा था, इसलिए इसे इसका रक्षक माना जाता है। कौन सी वर्ण व्यवस्था थी? हिंदू धर्म के अंदर जो समाज है वो 4 अलग अलग वर्णों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिणी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? दक्षिणी भारत में मौर्य साम्राज्य जो है वो दक्षिणी भारत तक फैला हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है चोल या ऑप्शन डी है चालुक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो ये चारों ही दक्षिणी भारत में बहुत ही समृद्ध जो है साम्राज्य थे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किसके शासन काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की जो प्रथा है ये किसके शासन काल में आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है कुषाण काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में या ऑप्शन डी है हर्षवर्धन के काल में। तो किसके शासन काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? ये हुई थी कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। कुषाण काल में 8 से 10 वर्ष की आयु, लड़की की जो आयु है 8 से 10 वर्ष की आयु को ही विवाह के लिए उपयुक्त माना गया था। माना जाता है कि इस प्रथा को लागू करने के बाद ही, यानी 8 से 10 वर्ष की लड़कियों का जब विवाह कर दिया जाता था, जो बाल विवाह की प्रथा थी, इसी के बाद ही कुषाण काल जो है वो अपनी अवनति के काल में आ गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही है? इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में से 3 ऑप्शन जो है गलत है और एक सही है, और हमें यही बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता, इससे संबंधित चित्रित धूसर मृद भांड, कुषाण काल से संबंधित गंधार कला शैली, मुगलों से संबंधित है अजंता चित्रकारी, ऑप्शन डी है मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृद भांड थे, लेकिन चित्रित धूसर मृद भांड जो है ये कब थे? ये हड़प्पा सभ्यता के बाद में, जब लोहे का आविष्कार हो चुका था उसके बाद में ही ये संबंधित हो जाएंगे आपके उत्तर वैदिक काल से। कब से हो जाएंगे? उत्तर वैदिक काल से। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कुषाण गंधार कला शैली। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो गंधार कला शैली है और मथुरा कला शैली किससे संबंधित है? ये कुषाणों से संबंधित थी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है और यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाता है। हमें सही वाला बताना था। मुगल अजंता चित्रकारी इससे संबंधित नहीं है। अजंता जो चित्रकारी है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के होशंगाबाद में जो है अजंता की गुफाएं हैं, और अजंता की गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई है वो किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध। किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध। मराठा पहाड़ी चित्रशैली, पहाड़ी चित्रशैली कहां से संबंधित है? पहाड़ी इलाकों से संबंधित है, जबकि मराठाओं का संबंध कहां से था? ये महाराष्ट्र वाले एरिया से था। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। गंधार कला शैली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनानी कहां पे शुरू हुई थी? गंधार कला शैली, गंधार में बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहले बननी शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। कुषाण गंधार कला शैली से सही मैच करता है, तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। कौन कौन सी शैलियों का संश्लेषण है? ऑप्शन ए है भारतीय तथा फारसी कला का, ऑप्शन बी है भारतीय तथा चीनी कला का, ऑप्शन सी होगा भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, ऑप्शन डी है भारतीय तथा यूनानी कला का। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर होगा गंधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है। आपको यहाँ पे ये भी मिल सकता है कि बौद्ध यूनानी, क्योंकि जो गंधार कला शैली है वहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि किसकी मूर्तियां बनाई गई है, तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई है, तो ये इन्हीं से संबंधित है, बौद्ध से। तो इसका बौद्ध कला भी कई कई जगह ऑप्शन में दिया होता है, तो भारतीय या यूनानी भी हो सकता है, या फिर बौद्ध और यूनानी भी हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपकी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला के प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? सही वाला हमें बताना है। यानी सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था, उसके बाद में किसने और लास्ट में किसने? इन तीनों में से सबसे पहले है यूनानी, शक, कुषाण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनानी, कुषाण, शक। ऑप्शन सी है शक, यूनानी या कुषाण। ऑप्शन डी है शक, कुषाण या यूनानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? 326 ईसा पूर्व में किसने किया था? सिकंदर ने। सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? उसके बाद कुषाणों ने जो आक्रमण किया था, ये किया था ईसा पूर्व पहली शताब्दी, ईसा से 1 शताब्दी पहले। और जो शक ने आक्रमण किया था, ये किया था पहली ईस्वी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आ जाएगा आपका यूनानी, तो दूसरे नंबर पे कुषाण। तो ऑप्शन नंबर पहली शताब्दी ईस्वी में शक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? किसको कहा गया है श्री पर्वतीय? ऑप्शन ए है वाकाटक, ऑप्शन बी है इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी है शक, या ऑप्शन डी खारवेल। तो सबसे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं, ये पहले सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। और जैसे जैसे सातवाहन वंश का अंत होने लगता है, तो ये अपनी सत्ता वहां पे स्थापित कर लेते हैं। कौन? इक्ष्वाकु वंश के जो सामंत थे, क्या थे ये? सामंत। और वहां पे ये अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, और इस तरह से इक्ष्वाकु जो वंश है उसकी स्थापना होती है, और इन्हें ही पर्वतीय, श्री पर्वतीय कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख कहां पे है? ये आपको मिलेगा उदयगिरी की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में हो जाएगा? उदयगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन देख लीजिए, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन ए है खारवेल, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी है कनिष्क। तो खारवेल जो है, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। इसके बचपन के बारे में, इसकी शिक्षा के बारे में, इसके राज्याभिषेक के बारे में, और इसका जो 13 वर्षों का शासन है, इन सब के बारे में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख के तहत मिलती है। इसकी बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और 13 वर्षों का जो इसका शासन था, इसकी जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से, जो उदयगिरी पहाड़ियों के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कौन सी पहाड़ियों के अंदर है हाथी गुफा, और इस जानकारी कौन से राजा के बारे में मिलती है? तो खारवेल के बारे में।
तो आज की क्लास में हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन हैं जो या तो किसी पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।